देश की धड़कन कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में दरिंदगी का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल लोधी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आप सभी ने मुझे बेपनाह प्यार दिया है, बेइंतहा प्यार दिया है। बहुत सपोर्ट आपने मेरी की है। मैंने जिस चैनल में काम किया है, आपने मुझे उस हर एक चैनल में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं ये तो नहीं मानती छोटा बड़ा, लेकिन आपने मुझे हर एक चैनल में भरपूर प्यार दिया है। तो अब मैंने अपना चैनल बना लिया है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी खबर ज़रूर देखें। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए आप सब्सक्राइब मुझे करें, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप मेरी खबर ज़रूर देखें। और जब अगर आपको सही लगेगी तो आप ऑलरेडी ही सब्सक्राइब करेंगे। मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काजल तहलका के नाम से मैंने ये चैनल बनाया है, और सिर्फ इसमें सच्चाई सिर्फ सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगी, जिस तरह से मैं हर चैनल में दिखाती आई हूँ। ऐसा भी हुआ है कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो चैनल को नहीं पसंद होता था, कुछ सच्चाई होती थी, कुछ कड़वाहट होती थी, नहीं चलने देता था चैनल। लेकिन इसलिए मैंने खुद ने अब अपना चैनल बनाया है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं उस पर सच्चाई दिखाऊंगी, और हमेशा से मैं दिखाती आई हूँ। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी दिखाई है, लेकिन हाँ, ज़रूर दिखाई है। ऐसा होता था, कुछ खबरें नहीं चलती थी मेरे चैनल्स पर, इसलिए मैंने अपना खुद चैनल बनाया है कि आप मेरी खबर को, मेरी सच्चाई को ज़रूर देखेंगे, और इस दुनिया की सच्चाई को आप ज़रूर देखेंगे। तो इसी तरह से मैं आज आपको उस खबर से, उस सच्चाई से, उस हकीकत से रूबरू कराने जा रही हूँ, जहाँ आपके सुनकर फिर से आँखों में आंसू आ जाएंगे, आंखें नम हो जाएंगी, आंखें भर आएंगी, और आपका सीना फिर से छल्ली हो जाएगा एक बार। तो हाँ, ये सच्चाई है सन 2012 की निर्भया कांड की। तो आज मैं उसी को दोबारा से इसलिए दोहराना चाहती हूँ कि शायद हमारा समाज फिर से भूल गया है। मैं दोबारा से ताज़ा उस समाज को कराना चाहूँगी। दिन रात हर 20 मिनट में 2 रेप हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, हर 20 मिनट में। तो सोचो कहाँ तक आंकड़ा पहुँच रहा है। रेप, गैंग रेप जैसी घटनाएं आए दिन चरम सीमा पर बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आप मुझे, मेरी खबर को ज़रूर देखें। अगर आप नहीं भी देखें, लेकिन मेरी पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि आप 1 मिनट जो मैं कहने जा रही हूँ उसको तो आप ज़रूर ही सुने, उस सच्चाई को तो आप ज़रूर ही सुने। किसी भी तरह से मेरे लिए टाइम निकालें उस सच्चाई को पढ़ने के लिए, मुझसे सुनने के लिए। तो मैं उस निर्भया कांड को आज सुनाने जा रही हूँ, जो कि सच्चाई है। तो सच्चाई किसी ने नहीं सुनाई होगी, मैं वो आज आपको सुनाऊंगी। तो सच्चाई ये है निर्भया कांड की। सन 2012 में निर्भया कांड हमारे देश में हुआ था, जो कि हर घर में वो बेटी अपनी बेटी बन गई थी। वो मेरी बहन हर घर में अपनी बेटी बन गई थी। तो आज मैं उसी की एक सच्ची दास्तान आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। तो 16 दिसंबर की वो काली रात जो उस पर भारी पड़ गई थी। वो और उसका दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त था, दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक दिन, संडे का दिन था, आज भी देखो इतवार ही है, इत्तेफाक तो देखिए आज ही के दिन वो लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे। आमिर खान की वो मूवी लगी थी तलाश, लेकिन उसको देखने के लिए बेइंतहा भीड़ उमड़ रही थी। उनको टिकट किसी वजह से नहीं मिला तो सेकंड में उनको मिला था कि आप 9 बजे उस मूवी को देखेंगे। लेकिन निर्भया ने कहा कि मैं लेट हो जाऊंगी, तो जल्दी से जल्दी हम फारिग होके अपने घर जाएंगे। तो उन्होंने दूसरी मूवी देखी जिसका नाम था पाई। तो उन्होंने थिएटर में दूसरी मूवी देखी, और दूसरी मूवी देखने के बाद वो 9 बजे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। उनको कोई ऑटो, कोई रिक्शा नहीं मिलता है, कोई बस नहीं मिलती है। बहुत देर तक वो तलाश करते रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो जब उनको नहीं मिलता है तो एक कहीं से ऑटो आ जाता है, और ऑटो उनको मिल जाता है, और वो वहाँ से स्टैंड पर छोड़ देता है ऑटो। फिर वो वहाँ पर वही तलाश गाड़ी की करने लगते हैं, अपने घर जाने की जल्दी। पालन गांव की वो रहने वाली थी, दिल्ली का ये मामला था। देहरादून में वो पढ़ती थी। देहरादून पढ़ाई करने के बाद वो दिल्ली में पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। उसी टाइम वो आई थी वहाँ से। तो
जब वो अपने घर जाने की तैयारी वहाँ पे कर रहे थे, खड़े हो गए थे, वेट कर रहे थे, तो वहीं से उसी काली रात को एक सफ़ेद कलर की बस वहाँ से निकल कर जाती है। जी हाँ, बस वहाँ से निकल कर जाती है जिसके शीशे काले और काले शीशों पर काला पर्दा था। किसी को ये नहीं पता था कि उनके साथ होगा क्या, उनको ये बिल्कुल ना पता था। जब वो उस बस को रुकवाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ उसी बस में से आगे चल के एक आवाज़ आती है कि कहाँ जाना है आपको। तो वो बोलता है उसका दोस्त कि हमें पालन गाँव जाना है। तो वो कहता है कि हाँ ये भी उधर ही जा रही है, आप आ जाइए। तो दोनों दोस्त उस बस के भीतर बैठ जाते हैं लास्ट सीट पर जाकर। तो थोड़ा दूर चलते हैं, 1-2 किलोमीटर दूर जब वो चलते हैं तो वहाँ से उन 6 लोग थे उस बस के अंदर, 6 दरिंदे थे उस बस के अंदर। तो 6 में से एक छेड़छाड़ी उस निर्भया के साथ करने लगता है। तो उसका दोस्त गुस्से में आ जाता है और वो भी सिर्फ मुंह जवानी बदतमीज़ी करने लगता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं आप। तो वो कंडक्टर को आवाज़ देती है, और भी उसमें बैठे रहते थे 6 लोग जो कि वो दोस्ती थे, उनको नहीं पता था कि ये दोस्त हैं। तो बारी बारी से वो आ जाते हैं और उस दोस्त पर, निर्भया के दोस्त पर हावी हो जाते हैं, रॉड से घाव कर देते हैं। काफ़ी उसके चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए रहता है कि हाँ मैं अपनी दोस्त को बचा लूँगा। लेकिन 6 थे और उसमें वो अकेला था। तो निर्भया के साथ वो 1.5 घंटे तक दिल्ली के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इत्तेफाक तो देखिए, पीसीआर की गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं, थाने वहाँ से गुज़र रहे हैं, थाने भी वहाँ पर थे, लेकिन किसी भी शख्स की नज़र उस कार पर, उस सफ़ेद कार पर नहीं पड़ती है। ज़्यादा वक्त नहीं था, 10 के आसपास का वक्त था। दिल्ली तो अपने आप में गुलजार रहती है 24 घंटे। दिल्ली कभी बंद नहीं रहती, दिल्ली हमेशा गुलजार रहती है क्योंकि वो दिल्ली है। तो बस चारों तरफ चक्कर लगाती है दिल्ली के, और उस गाड़ी के अंदर 6 के 6 लोग उस निर्भया के साथ गैंगरेप करते हैं। उस निर्भया का एक एक जिस्म का कोना वो नोच लेते हैं। प्राइवेट पार्ट पर वो काफ़ी घाव उसको कर देते हैं क्योंकि 6 लोग उसमें होते हैं। और सीने पर भी काफ़ी उसके निशान होते हैं, घाव होते हैं, हाथ खून से लथपथ होते हैं और जो हाथ है उसके कुचल वो देते हैं। पूरी तरह से निर्भया को वो बेरहमी से बहुत ज़्यादा उसको खा जाते हैं अंदर से, ये मान लीजिए। और जब हवस दरिंदों की पूरी हो जाती है, नशे में वो होते हैं। संडे का दिन था, बुरी हालत में वो नशे से धुत थे 6 के 6। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि इस तरह से जो मैंने वार किया है आखिर उसका परिणाम, उसका अंजाम क्या होगा। जब उनको 1.5 घंटा समथिंग दिल्ली में चक्कर लगाते हो जाता है, बारी बारी से वो गैंगरेप करते हैं निर्भया के साथ। उसके दोस्त के सामने उसका दोस्त तड़फता हुआ देखता रहता है कि मैं अपनी दोस्त को कैसे बचाऊं, कोई तो आए। लेकिन काले शीशे और काले पर्दों के आगे किसकी चल रही थी? उनकी आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं जा रही थी। कोई फरिश्ता वहाँ उनके लिए भगवान बनकर नहीं आया। हार थक के लास्ट ये हुआ कि जब उन शिकारियों की हवस पूरी हो गई, नालायकों की हवस पूरी हो गई, तो उन्होंने सुनसान जगह गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के बाद दोनों को नीचे फेंक दिया और दोनों के बदन से कपड़े छीन लिए थे, उतार दिए थे। वैसे भी वो खून में लथपथ थे। जब वो खून में लथपथ थे तो 6 के 6 ने ये प्लान बनाया कि इन पर हम गाड़ी उतार देते हैं जिससे कि एक्सीडेंट माना जाए, क्योंकि उन्होंने नशीला पदार्थ लिया हुआ था। उनको नहीं पता था कि फिर भी टेस्ट तो होना है और अंजाम तक पहुंचना ही है प्रशासन को, तो लास्ट तो यही होना था। उसमें से एक
एक व्यक्ति ने कम नशा किया हुआ था, एक दरिंदे ने कम नशा किया हुआ था, तो उन्होंने कहा इनको यहाँ फेंको और यहाँ से जल्दी से निकलो। तो उनको वो वहाँ फेंक कर, निर्भया को, निर्भया के दोस्त को वहाँ फेंक कर वो जल्दी से वहाँ रफा दफा हो गए। उसके दोस्त ने थोड़ा झाड़ियों में लेकर आया अपनी दोस्त को, निर्भया को। वहाँ से फिर वो निकल कर गया जब देखा कि यहाँ से वो लोग चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दोस्त को डर था कि ऐसा ना हो कि दोबारा आ जाए और हमको मौत के घाट उतार दे। तो वहाँ से काफ़ी लोग गुजर कर जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की। काफ़ी उसके दोस्त ने मदद मांगना चाहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वहाँ से एक ठीक ठाक व्यक्ति निकल कर जा रहे थे, गुजर कर जा रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा तरस दिखाया और पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस भी देख लीजिए, पुलिस की भी एक मैं सोच बता देती हूँ। पीसीआर वहाँ तीन आ जाती हैं। अब तीन पीसीआर आने के बाद वहाँ आपस में तू तो मैं होती है कि नहीं आपके क्षेत्र में नहीं, आपके इलाके में नहीं, आपके अंडर है। तो जब उनकी हद पूरी हो जाती है तो जो जिसकी हद पूरी होती है उनको वो सौंप देते हैं, और उसका दोस्त पीसीआर में निर्भया को, उसका दोस्त और पुलिस भी सहायता करती है। पुलिस उसको उसमें लिटा, फिर सफदरजंग अस्पताल में निर्भया को लाया जाता है। डॉक्टर देखकर ये कह देते हैं निर्भया को कि ये तो लाश है भाई, इसका क्या करना है, इसको यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो जब वहाँ प्रशासन तैनात हुआ, प्रशासन ने कहा कि इसके साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। तो तब आनन फानन में उसको आईसीयू में लेकर जाया जाता है। 16 दिसंबर का दिन होता है, वो रात होती है। तो उसका उपचार वहाँ होने लगता है, फिर सफदरजंग में उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता है दोनों के, ना दोस्त के और ना निर्भया के। तो पहले एक महिला अस्पताल में होती है, तो वो कहती है शर्म करो, पहले इस बच्ची के ऊपर कपड़े तो डाल दो। तो फिर डॉक्टर्स कपड़े उसके ऊपर डालते हैं, तब उसको आईसीयू में भर्ती करते हैं। आईसीयू में भर्ती होने के बाद उसका उपचार चलता है। उपचार सही नहीं होने की वजह से, मैं वो बाद में बताऊंगी, पहले मैं बता दूं कि मीडिया को 2 दिन बाद पता चलता है, यानी कि 18 में पता चलता है। 2 दिन बाद जब 18 में पता चलता है तो देश में ये खबर ये मानो जैसे आग लग गई हो, सनसनी फैल गई हो, कोने कोने पर तोड़ फोड़ जारी हो गई थी। दरिंदों को फांसी की मांग कोने कोने पर होने लगी थी। नेता ट्वीट करने लगे थे, जनता रोडों पर उतर कर आ गई थी और फांसी की मांग उनके लिए वो करने लगी थी। जनता एकजुट जनता पहली बार हुई थी। उस टाइम खुद मैं नाबालिग थी, जब मैं देखती थी कि यार भाई आज क्या अखबार में आया होगा, आज क्या अखबार में आया होगा, कैसी है वो निर्भया, ठीक तो है ना। 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई पता क्यों नहीं पड़ पा रहा है कि कैसी है निर्भया, बोल रही है नहीं बोल रही है। तो थोड़ी आस जगी, थोड़ी ठीक हुई निर्भया। तो उसके परिवार, निर्भया से मिलने की परमिशन दी गई परिवार को कि हाँ मिल सकते हैं। तो जब उसकी माँ उसके पास आई और उसका दोस्त उसके पास आया, तो निर्भया ने बोल नहीं सकती थी क्योंकि निर्भया का मुंह भी फाड़ दिया था। एक एक चीज जिस्म की नोच ली गई थी दरिंदों के हाथों से। तो जब उसकी माँ पूछ रही थी कि मेरे बच्चा तू ठीक है क्या, तो वो अपनी माँ को जवाब ना देकर, मुंह से ना बोलकर पेन मांगती है इशारे से, और पेन से जब वो लिखती है कागज़ पर, तो पहले ये नहीं कहती है कि मैं ठीक हूँ, पहले वो ये कहती है क्या मैं बच पाऊँगी, ऐसा तो नहीं इलाज में बहुत पैसा खर्च हो जाए। मेरे इलाज में, अपने दोस्त से पूछती है मेरे इलाज में कितना पैसा खर्च होगा। ये देश की हर एक बेटी पूछती है, अगर उसको छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो हर बेटी पूछती है अपने पिता से। तो ऐसे ही वो निर्भया पूछ रही थी अपनी माँ से कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा मेरे इलाज में, ऐसा तो नहीं ज़्यादा हो जाए, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा बिल बिठाल दें। तो उसका दोस्त पूछता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा खर्चा तो सरकार देखेगी और सरकार देगी,
आज तुम्हें पूरा देश प्यार कर रहा है, तुम जल्दी से ठीक होकर घर आओ क्योंकि तुम्हारा पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। तो जब ये खबर प्रधानमंत्री को भी लगती है, शहर में अफरा तफरी, कोने कोने पर सोग मनाया जाता है, उसकी हर घर में दिए जल जाते हैं, मंदिर मस्जिद कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां हमारे देश की जनता उसके लिए दुआ ना कर रही हो। देश का बच्चा बच्चा निर्भया को जान चुका था, निर्भया कौन थी, क्या थी और कैसे उसके साथ में अत्याचार हुआ था। तो प्रधानमंत्री ने भी उनको तुरंत अरेस्टिंग के आदेश दे दिए। प्रशासन ने अरेस्ट भी कर लिया, 6 के 6 को अरेस्ट कर लिया। 6 में से एक नाबालिग भी था, लेकिन उसको 3 साल की सज़ा देकर उसको छोड़ दिया गया। जबकि उसके दोस्त का ये कहना था कि सबसे ज़्यादा जो बदसलूकी की, घिनौनी हरकत की, वो इसी नाबालिग ने की थी, इसी नाबालिग ने की थी। लेकिन हमारे देश का कानून तो देखिए इतना कमज़ोर हो गया कि उसको 3 साल की सज़ा देने के बाद में उस पर भी चर्चा चल रही थी, नाबालिग है, जेल में नहीं डाला जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा, बच्चा जेल में उसको डाला जाएगा और 3 साल की उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन जनता के अंदर बेपनाह बेइंतहा गुस्सा पनप रहा था कि किसी तरह से वो जनता के हाथ लग जाए, उन्होंने जनता आग लगा दे, अंदर तक निकल जाए। तो उसको आन फान में सबको जेल भेज दिया गया, फांसी की मांग होने लगी। हालांकि प्रशासन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उनसे निकलवाया कि हाँ उन्होंने ही रेप किया था, और जो मैंने बताया वैसे वैसे ही उन्होंने बताया, जो सच्चाई थी वही मैंने आपको बताई और वही उन्होंने बताई। तो जो 3 साल की जिस लड़के को, जो नाबालिग था, 8-9 महीने में वो भी बालिग हो जाता, ऐसा तो नहीं था। तो उसको जनता से छुपा के दूर भेजा गया, वरना अगर वो जनता के हाथ लग जाता तो जनता उसको अंदर तक निकल जाती। जी हाँ, वाकई में ये सच्चाई है। तो जब उसकी निर्भया की तबीयत ठीक ना देखकर प्रधानमंत्री ने उनको सिंगापुर भेजा गया। हमारे इंडिया के अंदर इतने ख़ास उपचार नहीं था उस दौरान, आज भी नहीं है इतना तो ख़ास, तो उसको सिंगापुर भेजा गया। ख़ास प्लान उसके लिए तैयार किया गया और उसको सिंगापुर भेजा गया। सिंगापुर में इलाज चलता रहा। वहाँ से खबर आई कि निर्भया कुछ ठीक है। तो मानो जैसे देश में एक त्यौहार सा मनने लगा था। तो 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद फिर निर्भया की मौत हो जाती है। तकरीबन सुबह के 5 बज रहे थे, निर्भया की मौत हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जवाब देना सा भारी पड़ रहा था देश को कि निर्भया की मौत हो गई है और हम बचा नहीं सके। खैर, जो ऊपर वाला कर दे वो ठीक है कि मौत हो जाती है। तो सिंगापुर से जब वो वापस आती हैं, तो वापस आने की कहानी मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं खुद उनकी ज़ुबानी जो वो फ़ील करती वो होती तो ज़रूर लिखती। मैं एक बेटी हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, तो आज मैं खुद अपनी ज़बानी उनके लिए, आप सबके लिए सुनाऊंगी क्या वो क्या फ़ील करती, क्या बहुत सारी बातें। खैर मैं अब नहीं सुना पाऊँगी जो सच्चाई है। खैर ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। बस मैं यही कहूँगी कि हमारा समाज तो देखिए, मैंने फिर कहूँगी कि 20 मिनट में रेप हो रहे हैं, कोई कैड़ा कठोर कानून नहीं आ रहा है। अब उन लोगों को खैर फांसी तो अब जाके दी गई है, चारों को फांसी हो गई है, उन लोगों को छोड़ दी। वो लिखती खुद, निर्भया खुद लिखती और ख़ुद आपके सामने बयां करती वो, और जो उस पर बीती होगी मैं वही बताऊंगी। हालांकि वो तो ऊपर वाले के पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो वो फील कर रही होंगी उस दौरान मैं वो आपको सुनाऊंगी। जो मैंने खुद ने वो लिखा है मैं वो आपको सुनाऊंगी। लेकिन मैं इतना बता दूं, जब जैसे ही पता चला हमारे देश को, इंडिया को जैसे ही पता चला कि निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप
खुद ये महसूस कर रहे होंगे। उस दौरान हमारा देश का एक एक बच्चे की आंखों में इस कदर आंसू थे, चूल्हा नहीं जला था, तोड़ फोड़, चौराहे को जाम, हर एक चप्पे चप्पे पर जाम, हर जगह तोड़ फोड़, बसों में आग लगाना, जो भी सफ़ेद बस दिखी हर एक उस बस में आग लगाना, ऑटो रिक्शाओं को जलाना, हमारे देश के वो आलम बन चुका था। निर्भया की ये सुनकर कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, बस फांसी की मांग, बस फांसी की मांग उनके लिए चीख चीख कर हो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर हो रही थी, रो रो कर हो रही थी, दुआओं में हो रही थी कि बस उन दरिंदों को फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। तो इत्तेफाक देखिए मेरे देश का दोस्तों कि हमारे देश में सच्चाई को भी और इस तरह के घटनाओं को भी ना गिड़गिड़ा के इंसाफ मिलता है, जबकि उनको ऑन द स्पॉट फांसी दे दी जानी चाहिए थी, जो 4-5 साल उसमें लग गए। अब जाके उनको फांसी दी गई है। तो हमारे देश में ना इंसाफ भी चप्पलें घिस घिस के होता है। तो फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। बाकी जो मैं इस कहानी को सुनाऊंगी, आप ज़रूर इस कहानी को सुने, ज़रूर सुने। तो अब मैं सुनाने जा रही हूँ। मर तो मैं 16 दिसंबर की उस रात को ही गई थी, बस की पिछली सीट पर। और हाँ, मेरा जिस्म भी आज राख हो गया, जिसकी वजह से मैं मरी थी। सच कहूँ मैं ऐसे तो जाना नहीं चाहती थी। एयर इंडिया का प्लेन खास मेरे लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मेरे लिए लाया गया था। प्लेन 3 बजे खास मेरे लिए उतारा गया था। स्वागत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और शायद उनके पास में सोनिया गांधी भी खड़ी थी। किस्मत का खेल देखिए, बदनसीबी ने मेरी ज़िंदगी छीन ली और खुशनसीबी यह थी मेरे बेजान जिस्म का स्वागत करने के लिए इतने बड़े बड़े लोग खड़े थे, जिनसे मैं कभी जीते जी भी नहीं मिल सकती थी। हालांकि मैं तो ऐसे तमाम एहसासों से दूर जा चुकी थी। एयरपोर्ट के बाहर आते ही मैंने देखा मेरे साथ जितने भी लोग थे सब ठंड से कांप रहे थे। शायद मैं आखिरी बार दिल्ली से घर को देखना चाहती थी। पापा मेरे मन की बात समझ रहे थे। जब एयरपोर्ट से मुझे वहाँ लेकर जाया जा रहा था, 16 दिसंबर को मैंने बस का इंतज़ार किया था। मेरा घर, मेरे बाबुल का घर, वह घर जो मेरी डोली उठते देखना चाहता था, वहाँ जहाँ अगर बस सब कुछ ठीक होता तो ये भी ज़रूर होता और मैं आधे घंटे में अपने घर पहुँच जाती, जहाँ आज मुझे 14 दिन लग गए अपने घर पहुँचने में। मैं तो भगवान से एक प्रार्थना ज़रूर करना चाहूँगी अपनी उन बहनों के लिए, भगवान से कि आप में से कोई इस तरह अपने घर ना जाए। पर मैं अभी ये खुद में महसूस ही कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे कानों से एक आवाज़ टकराई। पुलिस वाला कह रहा था, अब चलना चाहिए, रात अभी भी सुबह का इंतज़ार कर रही है। मैं सोचने लगी कि इस वक्त मुझे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। फिर फौरन मैं समझ गई कि अभी ही मेरा जाना ठीक है। क्या पता सवेरा मुझे जाने भी दे या नहीं। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं 2 घंटे में दूसरी गाड़ी में दूसरी बार सवार थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। थोड़ी धुंध भी थी। रात अभी भी उतनी ही थी। मेरे साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा था। मैं ताबूत में बंद थी। ताबूत के भीतर से मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। पापा को सुवगते, माँ को तड़फते, भाई को रोते। जाने ऐसे कितने चेहरे थे, पर जाने क्यों उदास थे। उसी बीच मैं आपको
एक बात तो बताना ही भूल गई। क्या बताऊं, हंसी भी आती है। आपको पता है, एयरपोर्ट से घर और घर से मेरी आखिरी मंजिल तक जिसे एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था वो थी मेरी हिफाजत। इतनी हिफाजत कि मेरे इर्द गिर्द भी परिंदा पर नहीं मार सकता था। मेरी हिफाजत का खास ख्याल रखा जा रहा था। काश ये ख्याल, खैर छोड़िए। मैं फिर ख्वाब देखने लगी, जिन ख्वाबों को देखने की मुझे अब इजाजत भी नहीं थी, जिन्हें मैं दुनिया में ही रहकर देख सकती थी। पर मैं तो अब इस दुनिया की हूं ही नहीं। मेरी नजरें सब देख रही थीं। हम जिधर जा रहे थे, मैं उन रास्तों को भी अच्छे से पहचान रही थी। शायद एयरपोर्ट के आसपास थी मैं। शायद इस बार सफर लंबा नहीं था। घर से निकलकर 10-15 मिनट बाद ही गाड़ियों का काफिला थम सा गया। मैं सोचने लगी गाड़ियों का काफिला आखिर क्यों थम गया। फिर अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। मैं फौरन समझ गई, अब मेरे उस जिस्म को भी खत्म करने का वक्त आ गया है, जिसे वैसे भी उन दरिंदों ने कहाँ किसी काम के छोड़ा था। सामने एक चिता सजी थी। लकड़ी भी उस पर रखी जा चुकी थी। वो सब मेरे लिए ही था। वो सब भी मैं जान चुकी थी। चिता के करीब में ही शीला दीक्षित और शायद उनके पास में गृह मंत्री, राज्य मंत्री भी खड़े थे। फिर वह सब मैंने पापा से बात करते देखा। उन सब को जब मैंने पापा से बात करते देखा, पापा और भैया से, मुझे ताबूत से बाहर निकालने की बात चल रही थी। मेरे पिता और भाई ने मुझे बड़े प्यार से ताबूत से निकाला और मुझे चिता पर लिटा दिया। पापा को मैं अपनी बंद आंखों से देख रही थी। वो रो रहे थे। शायद जो मैं सोच रही थी वो भी वही सोच रहे थे। आखिर मेरे हिस्से में डोली से पहले चिता क्यों आ गई? मैं तो पापा की लाडली थी ना। इस दुनिया से आखिरी रिश्ता तोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का वह आखिरी वक्त था जो बीतता जा रहा था। तभी मैंने सुना पापा किसी से कह रहे थे कि मेरे घर का सूरज तो डूब गया, पर कोई और सूरज इस तरह ना डूबे, इसलिए वह चिता को आग तभी लगाएंगे जब सूरज उनके सामने होगा। सुबह के 5 बज रहे थे। धुंधली धुंधली सी वही रात थी। जैसे ही सुबह के 7:30 बजे सूरज ने मुझे और पापा ने सूरज को देखा और फिर मैं 5 मिनट बाद जल उठी। मैंने चिता से झांक कर अपनों को देखा तो यकीन मानो देखा नहीं गया। इसलिए चिता की लिपटों में हमेशा के लिए मैंने खुद को छुपा लिया। पर सच कहूं, इतनी खामोशी से जाना नहीं चाहती थी। खैर, आप सब एक एक का शुक्रिया जो मेरे साथ नाइंसाफी के लिए हुई नाइंसाफी के लिए खड़े रहे। मुझे पता है आप जब सुबह उठेंगे सोकर
तो आपको जब ये पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रही, मैं जा चुकी हूँ, आपके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। लेकिन मैं करती भी क्या, मुझे किसी भी लायक उन दरिंदों ने नहीं छोड़ा था। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे मैं हर उस घर की बेटी थी, मैं इस कांड के बाद उस हर एक घर का चिराग बन गई थी, जहाँ आपने, किसी ने बहन, किसी ने बेटी और किसी ने बच्ची का दर्जा दिया। मैं जानती हूँ जब आप सोकर उठेंगे और आप सोचेंगे, आपको पता चलेगा, अखबार देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे कि मैं इस दुनिया में रही, तो आपके दिल को ठेस पहुँचेगा। खैर, आपने फिर भी मेरा बड़ा साथ दिया। मैं तो जा रही हूँ, बस ये एक ही उम्मीद लगाऊंगी कि जिस तरह मेरे साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो। जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे, इसी तरह आप हर बेटी के साथ खड़े रहना और उन दरिंदों को फांसी देना। मैं अगर जिंदा होती तो मैं अपने हक के लिए लड़ती और मैं उन्हें फांसी की मांग तक कायम रहती और उन्हें फांसी ही दिलवाती। और मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद आप उन्हें फांसी ही दिलवाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी उस निर्भया की कहानी, सच्ची कहानी, सच्ची घटना, जो आप हर एक घर में महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप, हर घर में बेटी हैं, हर घर में माँ हैं, तो किसी के साथ ये ना हो। हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करूंगी दर्शकों कि आप जब भी इस तरह का कोई भी मामला हो तो आप जी और जान से उस बच्ची की, उस बेटी के लिए खड़े रहें और ऐसे दरिंदों को फांसी दिलवाएं। मैं फिर कहूंगी कि हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है कि गिड़गिड़ा के यहाँ फैसला किया जाता है। धन्यवाद। आगे इसी तरह की खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।